नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की आज वोटिंग पूरी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल, असम में बम्पर वोटिंग हुई। पीएम मोदी ने भी आज अहमदाबाद में वोट डाला और बाकी फेज के लिए पीएम मोदी धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाकी बचे चरणों के दौरान चुनाव प्रचार कर पाएंगे या नहीं, इस पर आज फैसला नहीं हो पाया है। चर्चा जोरों पर थी। आम आदमी पार्टी को भी ये उम्मीद थी कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल अब छूटेंगे, पर ना ही जेल के ताले टूटे, बल्कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 20 मई तक के लिए बढ़ा दिया और ना ही सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल छूटे। आज सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई तो हुई, अंतरिम जमानत पर जमकर बहस भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आदतन अपराधी नहीं है, चुने हुए सीएम है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कई टिप्पणी की जो केजरीवाल के लिए राहत देने की खबर है। पर ईडी ने भी अंतरिम जमानत का जमकर विरोध किया और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज कोई फैसला नहीं हो सका। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना कोई आदेश दिए बगैर उठ गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 मई या फिर अगले हफ्ते होने की खबर है। तो कैसे फंस गए केजरीवाल, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, जो हुआ और जो अपेक्षा थी, अगर बेल मिल गई होती, अभी सारे मीडिया में, पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी वाले जश्न मना रहे होते, मिठाइयाँ बांट रहे होते। हालांकि वो ज़्यादा उसमें कुछ मामला बड़ा नहीं था। जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था वो 23 तारीख जब तक प्रचार है तब तक के लिए ही अंतरिम जमानत की बात चल रही है। लेकिन दे वुड हैव गॉन टू टाउन, पूरा टम्पेट के साथ, जीत गए, केस फर्जी है, ये है, वो है, सच जीत गया, साजिश हार गए, तरह तरह की चीजें। और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि भाई आज शाम में केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। आखिरी का 5 मिनट जो है वो बड़ा महंगा पड़ गया। लेकिन आखिरी 5 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि जज साहब ने कोई फैसला भी नहीं सुनाया और अचानक से उठ गए? ये बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि जज का मूड ही अचानक बदल गया। सवेरे से लगातार वो डिफेंड करते हुए आ रहे थे, सवाल इस तरीके से पूछ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मामला जो है बिल्कुल केजरीवाल के फेवर में जाएगा। लेकिन क्या हुआ आखिरी 5 मिनट में, इसको समझेंगे जी। लेकिन एक बात और भी बता दें, एक तो बुरी खबर आ गई सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये मामला टल गया है, अब खत्म हो गया मामला जो है वो, कि उनको चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाएगा, ये ठंडे बस्ते में चला गया। 2 और बुरी खबरें आई, मतलब 3 बुरी खबरें आई है आज। एक, मनीष सिसोदिया बेचारा, उसको भी एक्सटेंशन मिल गया, जेल में ही रहो। उन्होंने भी अप्लाई किया था कि मैं भी नेशनल पार्टी का सीनियर लीडर हूँ, प्रचार प्रसार के लिए हमें दें। फिर वो बन नहीं पाया, रेगुलर बेल में भी उनको मुसीबत हो गई। जजमेंट आ गया, ये कह दिया गया कि आप जो ये कह रहे हो कि बड़े ही ढुलमुल रवैये से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच जो है उसमें तेजी नहीं ला रही है, ईडी 1.5 साल के आसपास हो गया, मैं जेल में कब तक बंद रहूँगा। जज साहब ने अपने जब आदेश में लिख दिया कि देर जो है वो ईडी नहीं, आप कर रहे हो, आप लोगों की वजह से हो रहा है ये सारा विलंब, क्योंकि आप इस तरह के फ्रिवलस अपील्स जो है कोर्ट में लगातार कर रहे हो। 135 अपील अब तक हो चुका है इस शराब घोटाले में, तो उसमें वक्त लगता है, ईडी जवाब देती है, तो उसकी वजह से जो है तो वहां भी उनको नहीं मिला, अब एक्सटेंशन दे दिया गया। कहा केजरीवाल ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से आज राहत मिल जाएगी, आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी करके बैठी हुई थी, मालूम चला उनका भी जुडिशियल कस्टडी जो है वो आगे बढ़ा दिया गया।
मतलब चारों तरफ से तीन बुरी खबरें की जो एक और इशारा कर रही है कि अभी कारावास जो है उसमें कुछ समय और बिताना पड़ेगा। लेकिन सवाल सुप्रीम कोर्ट का है कि कैसे मामला बिल्कुल बदल गया, और उसके लिए क्रेडिट देना पड़ेगा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को। जी। तुषार मेहता ने आखिर मोमेंट में जिस तरह से इंटरवीन किया, जिस तरह के सवाल उठाए, वो कानून की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से वो इतने महत्वपूर्ण हो गए कि केजरीवाल को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। वो सिटिंग सीएम है तो उसको प्रचार करने का आज़ादी देनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, ये सब के सब दलीलें जो है वो धाराशायी हो गई। सवाल यह है कि क्यों ये बवंडर मचा रहा दिन भर। वो जस्टिस खन्ना के 2-3 बयानों से, जस्टिस खन्ना ने कहा कि भाई जो पिछली बार सुनवाई थी कि आज हम लोग बातचीत करेंगे और उनको प्रचार प्रसार के लिए हम इंटरिम बेल के बारे में भी सोच सकते हैं। जी। बहस शुरू हुई तो जज साहब ने कहा कि वो एक सिटिंग सीएम है। अब जब आप कहते हो कि भाई सिटिंग सीएम है तो जेल जाने के बाद तो मर्यादा तो यही कहती है कि भाई आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पूरा केस की बेल दिया जा सकता है, इट इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड कि ही इज अ सिटिंग सीएम एंड एज अ सिटिंग सीएम ही हैज द राइट टू कैंपेन, अपने आइडियाज, अपने विचारों, अपने कैंपेन में जनता के बारे में जाकर के बताए। अच्छा, एक और सीएम जेल में है, पहले भी कई सारे सीएम जेल में गए, इन लोगों ने तो इस्तीफा दे दिया। पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उसकी मर्यादा को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जस्टिस खन्ना जो कह रहे हैं, मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि ये लोग बेवकूफ थे कि मर्यादा का पालन किया। ये तो बेवकूफ निकला फिर हेमंत सोरेन। वो अगर इस्तीफा नहीं दिया होता, सिटिंग सीएम होता, तो वो कहता कि भाई हमारा तो और भी ज्यादा बड़ा राज्य है, गरीब है, ये दिल्ली में तो सिर्फ 7 सीट है, हमारा तो 14 सीट है, तो हमको भी प्रचार करना है। तो जब आप इस तरह का सवाल उठाते हैं कि सिटिंग सीएम है, उसका ये अधिकार है, ये है, वो है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या अपना एक ऐसा फैसला दे सकता है कि जिसमें आप बाकी के चीफ मिनिस्टर्स को या फ्यूचर के चीफ मिनिस्टर्स को आप एक ऐसा प्रेसिडेंट, एक ऐसी परंपरा की शुरुआत करवा दे कि जेल जाए तो लोग कहे कि भाई हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। यही पूरा लॉजिक है ना। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, ये कंट्राडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ही बयानों से आ गया। बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए सिंघवी साहब, अगर हम उनको बेल भी दे देते हैं तो क्या ये सरकारी ऑफिशियल दायित्व को नहीं निभा पाएंगे, फिर इनको तो भेजेंगे बाहर, लेकिन ये ऑफिशियल काम नहीं करेंगे। सिंघवी साहब ने कहा कि इसके लिए तो कोई रोक नहीं है, आफ्टर ऑल ही इज ए सिटिंग सीएम। आप क्या कह रहे हो कि ये सिटिंग सीएम है इसलिए उसको हम इंटरिम बेल दे सकते हैं, दूसरे मिनट आप ये कहते हो कि भाई इसको बाहर अगर छोड़ देंगे तो ये किसी फाइल पे साइन नहीं करेगा, ऑफिस नहीं जाएगा, सीएम के दायित्व को नहीं निभाएगा। तो ये कंट्राडिक्टरी हो गया कि जिस आधार पे आप उन्हें बाहर भेजने के लिए आप तत्पर हो, उसको आप रोक रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई तो उसका गलत एग्जाम्पल हो जाएगा, तो बड़ा मामला गड़बड़ा जाएगा। तो जज साहब ने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि अगर हम देंगे भी तो ये कोई ऑफिशियल काम नहीं कर पाएंगे, ना ही साइन कर पाएंगे, ना ही कुछ कर पाएंगे। फिर उस पर भी लोग एग्री कर गए।
लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो इस बेंच के दूसरे जज हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता ने, उन्होंने साफ साफ कहा कि देखो, वी आर कंसिडरिंग इंटरिम बेल जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन। अगर इलेक्शन नहीं होता तो ये सवाल तो था ही नहीं कि तुमको हम इंटरिम बेल देते हैं। अब मामला यहां तक आकर के रुक गया। लंच हो गया, ये कहा गया कि भाई लंच के बाद फिर सरकारी वकील वगैरह की बात सुनेंगे, और चारों तरफ ये हल्ला हो गया कि भाई जज तो एकदम बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस तय करने लग गए कि किस आधार पे हम बाहर भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब 2:30 बजे का समय था, शुरुआत हुआ तो फिर वही टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बातचीत। फिर तुषार मेहता जो है आखिर में उन्होंने दलील देनी शुरू की। उन्होंने 2-3 पॉइंट उठाए। एक कि ये जो डिमार्केशन आप कर रहे हो कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उसके लिए अलग कानून बनवा रहे हो, एक नई और एक गलत प्रथा की शुरुआत हो जाएगी। फिर कभी कोई मिनिस्टर जो है वो, लेकिन कानून में ये कहां लिखा हुआ है कि क्या हिंदुस्तान में 2 तरह के कानून हैं, आम लोगों के लिए और दूसरा चीफ मिनिस्टर्स के लिए, पॉलिटिशियन के लिए। दिस वे यू आर इनकरेजिंग पॉलिटिशियंस। अब दूसरी चीज, तुषार मेहता ने एक और टेक्निकल सवाल उठा दिया कि जब आप इस तरह का इंटरिम बेल आप इसको देंगे तो कल कोई गरीब आदमी आएगा, कोई मजदूर होगा, कोई कुछ होगा, वो इंटरिम बेल के लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए तो रास्ता तो साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला, ये दूसरे कोर्ट्स के लिए नजीर बनता है। अभी आप जो है नॉन चार्ज सीटेड और जो उसको कहते जो आरोपी जो जुडिशियल कस्टडी में बैठे हुए लोग हैं, उनको आप चुनाव को देखते हुए अगर आप उन्हें रिलीफ देंगे तो पूरे देश भर में तो एप्लीकेशन की भरमार लग जाएगी। कोई मुखिया होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। अब ये तो कहीं नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री को ये सुविधा प्राप्त है, उम्मीदवार को नहीं, मुखिया को नहीं, पॉलिटिकल वर्कर को नहीं। तो ये 2 चीज हुआ। अब इधर से और भी दलील दी जाने लग गई कि भाई आप कह रहे हो कि भाई वो कोई साइन नहीं करेगा, ऑफिस में काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन इसका काम करने का तरीका बड़ा जुदा है। अब जैसे इस घोटाले में एक आदमी है विजय नायर, वो जेल में बंद है, वो मंत्री भी नहीं था, सरकारी आदमी भी नहीं, कोई उसके ऊपर दायित्व तो नहीं, लेकिन केजरीवाल का वो आदमी था, इतना क्लोज आदमी था कि केजरीवाल ने उसे एक मंत्री के घर को खाली करवा करके उसको रहने के लिए दे दिया। मतलब आप समझिए क्या पॉइंट उठाया गया। पॉइंट ये उठाया गया कि केजरीवाल खुद काम नहीं करता। शराब घोटाले में जिस तरीके से हमने लोगों को पकड़ा है, केजरीवाल डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर काम नहीं करता, वो विजय नायर के जरिए काम मतलब किसी दूसरे इंडिविजुअल के जरिए इसके काम करने का मॉडस ऑपरेंडी है। तो आप ये जो शर्त रख रहे हो कि वो बाहर तो आ जाएगा, ऑफिस नहीं जाएगा, फाइल पे साइन नहीं करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके घर में लोग आएंगे जाएंगे मिलेंगे, दूसरे के जरिए ये काम करेगा, फिर कैसे आप उस पर कंट्रोल करोगे? अब जब ये लॉजिक सुना जज साहब ने, उनका ही तो फंस गए एब्रप्टली, अचानक। क्योंकि आप देखिए होगा क्या, जैसे ही अगर आपने दिया, पूरी दुनिया ये कहेगी कि भाई केजरीवाल के लिए एक्सेप्शन क्यों? हेमंत सोरेन ने क्या गलती कर दी इस्तीफा दे करके? आप ये भी नहीं आप साथ में ये भी कह रहे हो कि अगर चुनाव नहीं होता तो हम इस पे कंसिडर भी नहीं करते। आपके बेंच ने ही कहा कि घोटाला हुआ, 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। आपने ही कहा कि ये जो मनीष सिसोदिया को जो आपने बेल रिजेक्ट किया, उस दौरान जो तमाम बातें कही वो तो आपके ही जजमेंट में कहा गया कि घोटाला हुआ है, पार्टी को इसमें, आम आदमी पार्टी को इसमें जो है आप उसका नाम डालो।
ये तो इसी बेंच ने कहा, यही जजेस ने कहा। तो आप जान रहे हो कि भाई घोटाला हुआ है और उसके बाद भी आप ये रिलीफ दे रहे हो, तो ये मामला तो टिकेगा नहीं। और अगर आपने फैसला कर भी दिया तो ईडी कैन गो फॉर रिव्यू, लार्जर बेंच, और वहां फिर 0 सन्नाटा हो गया, फिर से वापस जो है बेल रिजेक्ट हो गया, तो फिर तो लोग बोलेंगे भाई किस वजह से आपने किया ये काम। तो कई सारे सवाल, कुछ लीगल और कुछ मॉरल, वो ऐसे उठे कि जज साहब ने कहा कि ठीक है, अब सुनवाई अभी जारी रखेंगे, सुनवाई जारी रखेंगे, लंबा चलेगा, 9 तारीख को या फिर अगले सप्ताह। अब बात समझिए, 9 तारीख को या अगले सप्ताह। कल भी तो सुनवाई हो सकती थी। रिलक्टेंट है, जजेस मामले को टाल रहे हैं। उनको मालूम है कि भाई ये होगा, फिर अगली बार रिव्यू चला जाएगा, 5 दिन उसमें चला जाएगा, और बेल कब तक मिलना है? 23 तारीख तक ही। तो ये मामला क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में लटक गया। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर बेल दे भी दो कोई बात नहीं है, ये भी टेस्ट हो जाएगा। भाई पिछली बार आपने घूम घूम के प्रचार प्रसार किया असेंबली इलेक्शन में, एक भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत नहीं बची, सबके जमानत जब्त हो गए। नोटा को ज्यादा वोट आया, आम आदमी पार्टी को कम वोट आया। इलेक्शन कमीशन में जाइए, देखिए, हर राज्य का वो डाटा परसेंटेज मिलता है, आपको मालूम चल जाएगा। नोटा ज्यादा और आम आदमी पार्टी को टोटल वोट जो है वो कम आए। तो यहां पे भी कर देने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सवाल इन्वेस्टिगेशन का है, सवाल नजीर बनने का है, और सवाल एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करने का है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दे दी होती तो फिर आज की बात से कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, सारे लोग कहते कि भाई जेल चले गए, क्या फर्क पड़ता है, जेल से ही चलेगी सरकार। तो क्या इस पाप को सुप्रीम कोर्ट अपने सिर पे लेगा? इसीलिए ये मामला लटक गया। मतलब लास्ट के 5 मिनट में खेल हो गया। Yes. बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी आफत बढ़ा दी है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 मई तक बढ़ाया गया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगली कब होगी, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत को लेकर आज कहा कि हम इस पर पहले मन बनाएंगे फिर बताएंगे। तो जज साहब क्या मन बनाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।